मेरी बहू रोज सुबह होते ही अपने कपड़े धोने लग जाती। एक दिन मेरी नजर पड़ी तो कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मैं दोनों टांगों से मजबूत थी। मेरी बहू मेरी बहुत खिदमत करती थी। हर चीज मुझे कमरे में ही पहुंचा देती थी। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रहती, लेकिन अब मुझे बहू के कमरे से अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। मैं जब भी अपनी बहू को देखती तो मुझे ऐसे लगता जैसे वो अभी नहा कर आई हो। एक दिन मैंने बहू के कमरे में देखा तो वो अपने जिंदगी के हर मोड़ पर अपना एक नया ही रंग दिखाती है, लेकिन जो अजियत इस उम्र में मुझे देखने को मिली थी मैं वो सह नहीं पा रही थी। मेरी जवानी कोई आसूदगी से नहीं गुजरी थी। मेरी सास एक जालिम खातून थी और वही सब कुछ करती जो कि एक जालिम सास कर सकती थी। लेकिन जब मैंने बेटे को जन्म दिया, मैंने इसी वक्त अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं अपनी बहू से वैसा सलूक हरगिज नहीं करूंगी जैसा मेरी सास ने मेरे साथ किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहू मुझे वो जख्म देगी कि मेरी रूह तक को घायल करके रख देगी। हारिस मेरा इकलौता बेटा था, इसलिए इसकी शादी भी मैंने बड़े अरमानों से की थी। मीरब बेहद खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल मोमी गुड़िया जैसी। मुझे पहली ही नजर में वो बहुत अच्छी लगी थी। मैंने फौरन से मीरब के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। शादी भी चंद माह में ही तय कर दी। मैं अकेली घर में रहती थी। मुझे तो बहू की सूरत में एक बेटी चाहिए थी। मैंने जब रिश्ता पक्का किया, इस वक्त मीरब बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहू आ जाएगी तो हम माँ बेटी की तरह रहेंगे। मैं चाहती थी कि मेरे घर में बहुत ही अमन और सुकून रहे, इसलिए बहू के साथ मुझे अच्छा ही रवैया रखना था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक औरत ने अपने घर को जन्नत बनाना है तो बहू को बेटी ही समझे, तब ही ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी बहू के तो तेवर ही बहुत अलग थे। शादी की रात ही इसके चेहरे पर मैंने एक पल के लिए मुस्कुराहट नहीं देखी थी। बारात वाले दिन वो बेहद संजीदा सी स्टेज पर बैठी हुई थी जब सब रिश्तेदार मुझसे कह रहे थे कि दुल्हन बेशक बहुत खूबसूरत है, लेकिन लगता है कि शादी से खुश नहीं है। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं, बच्ची है, वो हो सकता है अपना घर बहन भाई छोड़ने पर उदास हो। लेकिन मेरी दोस्त तंजिया मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि आज के दौर में दुल्हनें कहाँ उदास होती हैं। ये बात तो मेरे लिए भी काबिल तशवीश थी, क्योंकि जब रिश्ता तय हुआ था तो वो बहुत खुश थी। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन आज दुल्हन बनी सवरी इसके चेहरे पर मुझे कहीं भी शादाबी नजर नहीं आ रही थी, जो कि इस मौके की मुनासबत से होनी चाहिए थी। और लड़की के तो ख्वाब बहुत सारे होते हैं। शादी के हवाले से न जाने क्या क्या वो ख्वाब अपनी आंखों में सजाकर पिया के घर आती हैं, लेकिन इसके चेहरे पर तो एक हल्की सी मुस्कान तक न थी। चेहरे का मेकअप भी इसके चेहरे का खौफ और बदहवासी छुपाने के लिए नाकाफी था। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़का था कि ऐसी भी क्या वजह हो सकती है। फिर मैंने दिल को एक झूठी तसल्ली दी कि हो सकता है कि मैं ही ये महसूस कर रही हूँ, शायद इतनी बड़ी बात भी ना हो जितना मैं सोच रही थी। बाज़ औक़ात शादी के हवाले से लड़कियां घबरा भी जाती हैं। नया माहौल, शौहर की संगत, ये सब कुछ कभी लड़कियों को नर्वस भी कर जाती हैं। मैं खुद ही अपने अंदर मीरब की वकील बनी, खुद को बहला रही थी। लेकिन हॉल में बैठे हर शख्स की नजर जब दुल्हन पर पड़ती तो मुझसे ऐसे ही सवाल करता कि दुल्हन तो लगता है जबरदस्ती बिठाई गई है। बारात पर जितनी जोशो खरोश से आई थी, लेकिन बहू का चेहरा देखकर मेरा दिल बुझ सा गया था। रुखसती के बाद जब हम इसे घर लेकर आए और रसूमात के लिए इसे लाउंज के सोफे पर बिठाया कि वो सब मेहमानों से बातचीत कर सके, सब इसे मिठाई खिला सके, लेकिन इस लड़की ने तो मेरे सब मेहमानों के सामने मिठाई खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि आंटी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे अपने कमरे में जाना है। घर आते ही बहू ने जो तेवर मुझे दिखाए थे, मैं शशदर रह गई। मेहमान मुझ पर हंस रहे थे कि बहू ने तो पहले दिन का भी लिहाज नहीं किया और खुद ही उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझसे मेरी नंद कहने लगी, भाभी जरा संभल कर रहना, ये लड़की बहुत तेज है। मैंने खुद ही बात को संभालते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है, बच्ची है, थक गई होगी। लेकिन अंदर से तो मैं भी बहुत बेचैन हो गई थी। रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। बहू ने मुझे पहले ही दिन बहुत मायूस किया था। न जाने रात के किस पहर मेरी आंख लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो 10 बज रहे थे। मैंने जल्दी से उठकर देखा कि बहू के लिए नाश्ता बनाऊं। वो क्या सोचेगी कि पहली ही सुबह मुझे अहमियत नहीं दी। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरा बेटा लाउंज में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरा दिल इसे देखकर परेशान सा हो गया, क्योंकि इसका चेहरा रत जगह की कहानी सुना रहा था। वो हद दर्जा संजीदा परेशान लग रहा था। मैं इसके पास जाकर बैठ गई तो मुझे देखकर उसने जल्दी से सिगरेट बुझा दिया। मुझे देखकर जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाने लगा। मेरा बेटा हारिस सिगरेट इसी वक्त पीता था जब बेहद परेशान होता था। मैंने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूमा, इसे खुशहाल जिंदगी की दुआ दी। वो मेरे हाथ थाम कर मुस्कुराने लगा। जब मैंने पूछा कि मीरब अभी तक उठी नहीं, मीरब के नाम पर हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई।
कहने लगा कि शायद तैयार हो रही है। मैंने कहा क्या बात है हारिस, तुम मुझे खुश नहीं लग रहे हो। वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इसका चेहरा इसकी लफ्जों की अक्कासी करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसके चेहरे पर वो खुशी और रौनक नहीं थी जैसी कल रात को मीरब को दुल्हन के रूप में देखकर थी। फिर ये बात आम सी होने लगी। मेरे बेटे की शादी को महीना गुजर गया था। मेरी बहू ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। ना तो वो मेरे पास बैठती थी, ना बातें करती थी, ना ही मैंने कभी इसे हारिस के पास बैठे हंसते मुस्कुराते बातें करते देखा था। बस वो किचन का काम खामोशी से करती और अपने कमरे में चली जाती। मेरा बेटा ऑफिस से कब आता कब नहीं आता, मीरा को इस बात से भी कोई दिलचस्पी ना हुई थी। ना तो वह नई दुल्हनों की तरह तैयार होती थी, ना ही हारिस के आने पर खुशी का इजहार करती। वो तो यूं थी जैसे कोई मजबूरन ड्यूटी निभा रही हो। नाश्ता खाना गर्म करके लाउंज के टेबल पर रख देती और कहती मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लें। मुझे अपने ही घर में अपनी बहू बिल्कुल गैर और अजनबी सी लगती थी। मेरा बेटा चुप चुप सा रहने लगा। मैं हारिस से वजह पूछ पूछ के थक गई थी, लेकिन वो यही कहता कि ऑफिस के काम की वजह से डिस्टर्ब हूँ। फिर एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि इसे ऑफिस के काम से चंद माह के लिए दूसरे शहर जाना है। मैंने कहा कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, नई नई शादी हुई है, तुम ऐसा करो कि मीरब को भी अपने साथ ले जाओ। वो कहने लगा कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मीरब को वहाँ वक्त दे पाऊंगा। फिर आप भी यहाँ अकेली होगी, मुझे आपकी फिक्र भी सताती रहेगी। मीरब को आप अपने पास ही रखें, मेरे बगैर वो बहुत खुश रहेगी। इसकी आवाज में नमी थी और लहजे में तलखी। मैंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, बीवियां शोहर के जाने के नाम पर उदास हो जाया करती हैं, और अभी तो नई नई शादी हुई है तुम लोगों की, इसका कहाँ तुम्हारे बगैर जी लगेगा। वो कहने लगा मैं ऐसा खुश नसीब नहीं हूँ जिसकी बीवी इसके बगैर उदास हो जाए। मेरे बगैर वो यहाँ बहुत खुश रहेगी, और मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, इसे वक्त नहीं दे सकता, ना इसे मेरे वक्त की जरूरत है। न जाने क्यों मुझे हारिस की बातों ने उलझा कर रख दिया था। शक तो मुझे पहले ही था कि कोई ना कोई बात इन दोनों के बीच में जरूर चल रही है, लेकिन अजीब बात यह थी कि हारिस मुझे कुछ भी खुलकर नहीं बता रहा था। बस ये कहने लगा कि अम्मी मीरब को वक्त चाहिए, मैंने अब तक इसे छुआ भी नहीं, इसलिए मैं चंद माह के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। दूसरे दिन ही वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि वो तो मुझसे मिलकर गया था, मगर अपने कमरे में एक बार भी गया नहीं था, ना ही मीरब बाहर आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या चाहती है और हारिस के साथ ऐसा रवैया क्यों कर रही है। मीरब की वही रूटीन थी, इसे ये तक परवाह नहीं थी कि हारिस के बगैर मैं अकेली हो गई हूँ। मीरब खाना बनाकर किचन से बाहर निकल रही थी। जब किचन में अपने लिए चाय मैं बनाने के आई, न जाने किसने किचन के फर्श पर ऑयल गिरा दिया था। मैं नहीं जानती थी कि किचन के फर्श पर ऑयल गिरा है। मैं अपनी चाय बना रही थी। चाय बनाकर मैंने ट्रे में रखी। जैसे ही मैं बाहर जाने लगी, मेरा पैर स्लिप हो गया। मैं बुरी तरीके से गिर गई थी। गरम गरम चाय मेरे ऊपर गिर गई थी। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मीरब को पुकारने लगी, लेकिन वो तो ऐसी बेहिस लड़की थी कि अपने कमरे से बाहर ही ना आई। मेरी पड़ोसन ने मेरी चीखों पुकार सुनी तो अपने छोटे बेटे को दीवार फलांकर दरवाजा खोलने का कहा, और इस बच्चे ने दीवार कूद कर दरवाजा खोला तो मेरी पड़ोसन ने मुझे सहारा देकर बाहर निकाला, लेकिन मेरे दोनों पांव चलने से कासिर हो चुके थे। मैं अपने पांव पर चल नहीं पा रही थी। मुझे लगा मेरे दोनों पैरों की हड्डी टूट चुकी है। पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारी बहू कहाँ है? तुम्हारी चीखों पुकार सुनकर तो हम अपने घरों से बाहर आ गए। ये कैसी लड़की है जो कमरे से बाहर ना आई? मैं इसे क्या कहती कि इसे ना मेरी परवाह है ना मेरे बेटे की। मैं तो अपने पाँव की वजह से बेतहाशा रोई जा रही थी। मेरी पड़ोसन ने ही मेरी बहू का दरवाजा खटखटाया तो नींद की बोझल आंखों से उसने दरवाजा खोला। मुझे रोता देखकर एकदम से वो घबरा गई। मेरे पास आकर पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। मुझे इस वक्त मेरे पर इतना गुस्सा था कि मैं इसे जवाब भी देना नहीं चाहती थी। मेरी पड़ोसन कहने लगी कि इसकी चीखों पुकार से हम अपने घरों से यहाँ पहुँच गए। तुम्हारी नींद कैसी थी कि तुम्हारी आंख ही न खुल सकी? मेरी पड़ोसन के तंजिया कहने पर वो कहने लगी कि मैं नींद की गोली खाकर सोती हूँ। मुझे वाकई किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। पड़ोसन ही मुझे अपने बेटे के साथ डॉक्टर के ले गई। मेरे दोनों पाँव की हड्डियां टूट चुकी थी। मैं माजूर हो चुकी थी। मैं बंद कमरे की होकर रह गई थी। मेरी बहू मुझे कमरे में खाना देती और बाहर चली जाती। मुझे अपनी बेबसी और लाचारगी पर रोना आने लगा। मीरब मेरा पहले से भी बहुत ख्याल रखने लगी थी। मेरा बेटा वापस आने को मचल रहा था। मेरी हालत सुनकर रोने लगा, लेकिन जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था, इसे छोड़ने पर इसकी नौकरी छूट सकती थी। मैंने ही इसे आने से मना कर दिया। मैं कमरे का दरवाजा अब खुला ही रखती। कुछ दिनों से मेरी बहू की हरकतें मुझे बहुत ही अजीबोगरीब लग रही थी। मेरे कमरे का दरवाजा सहन में खुलता था और मेरी बहू के कमरे का दरवाजा भी वहीं खुलता था। मेरी बहू सुबह सवेरे ही अपने कमरे से बाहर निकलती। इसके हाथ में एक सफेद रंग का जोड़ा होता जो वो फौरन नल के नीचे रखकर नल खोल देती।
और ये काम वो इतनी सबक रफ्तारी से करती थी जैसे इसे किसी चीज का डर हो। मैं व्हील चेयर पर अब बैठ जाती थी, लेकिन कमरे से कम ही बाहर निकलती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो रोज ही सुबह अपने कमरे से बाहर निकलते ही फौरन इसे अपने रात वाला आरामदेह सूट सफेद रंग का धोने लगती, तो मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी कि वो ये क्यों धो रही थी। ऐसा भी रात भर में इसके कपड़ों पर ऐसा क्या हो जाता था जो इसे सुबह ही सुबह इन कपड़ों को धोने की फिक्र लग जाती। एक बार मैंने कोशिश करके अपनी व्हील चेयर चलाते हुए बाहर निकल आई। मैं धीरे धीरे से वो व्हील चेयर चलाती हुई अपनी बहू के अकब में खड़ी हो गई। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इसकी सफेद नाइटी पर खून के धब्बे लगे हुए थे। मेरा एक रंग आकर गुजर गया था। मैंने इसे पुकारा तो वो हड़बड़ा सी गई थी। मुझे देखकर तो बुरी तरह से घबराकर पीछे हटी थी। मुझे देखकर वो फटाफट से अपनी नाइटी मुझसे छुपाने लगी। इसके चेहरे की रंगत पल भर में फक हो गई थी। वो जल्दी से अपने कपड़े पकड़े छत की सीढ़ियां चढ़ गई थी। मैं इसे बस देखती ही रह गई थी। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरते ही अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी से देखती रह गई। मेरा जहन सोचने समझने से बिल्कुल कासिर हो चुका था। ये मेरी आंखें देख रही थी, इस पर मुझे यकीन करना मुश्किल था। मैं क्या सोचती कैसे सोचती, मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। अगले रोज मेरी बहू मुझे सहन में नजर नहीं आई। अब मेरा तमाम ध्यान हर वक्त अपनी बहू की तरफ लगा रहने लगा था। मेरा सुख चैन नींद सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सब देखकर और सुनकर मेरे हवासी गुम हो गए थे। मैं रात के वक्त अपने कमरे का दरवाजा खुला रखने लगी थी, क्योंकि कमरे में रहकर मुझे घुटन का एहसास होने लगा था, इसलिए मैं कमरा खोलकर सोती थी। एक बार मैंने बाहर सहन से अजीब सी आवाजें सुनी। मैंने इन आवाजों पर गौर किया तो वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। मुझे लगा जैसे किसी औरत की दबी दबी चीखों की आवाज थी। पहले तो मैं सुनकर बुरी तरह से घबरा गई, खौफजदा भी हो गई थी, क्योंकि इस वक्त घर में या तो मैं थी या मेरी बहू, और मैं तो वैसे ही माजूर थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं इस वक्त सोई नहीं थी, व्हील चेयर पर बैठी लैंप की मध्यम सी रोशनी में एक कहानी पढ़ रही थी। लेकिन ये आवाज सुनकर मैंने वो किताब एक साइड पर रखी और अपनी व्हील चेयर चलाते हुए बाहर आ गई। मुझे लगा शायद कोई बिल्ली होगी जो गुर्रा रही होगी। मैं जब सहन में आई तो इस वक्त सहन में घोंपन दे रहा था और वो आवाजें मेरी बहू के कमरे से आ रही थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया था कि इस वक्त वो दबी दबी चीखें क्यों मार रही है। मैं इसके कमरे के बाहर आ गई। आवाज इसके कमरे के अंदर से ही आ रही थी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा नहीं था, हल्की सी रोशनी मौजूद थी। कुछ पल मुझे वही आवाजें सुनाई देती रहीं। इसके बाद वो आवाजें आना बंद हो गई और कमरे की बत्ती भी गुल हो गई। मैं बड़े वहम लिए वापस अपने कमरे में आ गई थी। आखिर वो कैसी आवाजें निकाल रही थी। मैं बैसाखी के सहारे उठकर अपने बेड पर लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी बहू बड़ी खुशबाश और हशाश बशाश सी नहाई हुई मेरे कमरे में आई थी। मैं अपनी बहू के चेहरे पर फैली मुस्कान और रौनक देखकर हैरान हुई थी। इतना खुश तो मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। मेरे बेटे की मौजूदगी में तो इसका चेहरा हर वक्त मुरझाया ही रहता था और आज तो वो खिलता गुलाब लग रही थी। मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लिया हो। वो मुझे नाश्ता देकर कमरे से बाहर निकल गई। मेरी तो गोया भूख ही मर चुकी थी। मैंने बेदिली से सिर्फ चाय का एक कप ही पिया था। वो दोबारा आई और चुपचाप बर्तन लेकर चली गई। आज तक मीरत ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि आपने नाश्ता क्यों नहीं किया, क्या आपने दवा वक्त पर ली या नहीं। कभी 5 मिनट मेरे पास बैठकर मुझसे मेरी खैरियत तक नहीं पूछी थी, ना अपनी कोई बात बताई थी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने बहू के किरदार पर शक होने लगा था। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि वो मेरे बेटे से मोहब्बत बिल्कुल नहीं करती। मेरे बेटे को उसने आज तक वो खुशी नहीं दी थी जिसका वो हक रखता था। और ना जाने रात को कौन था इसके कमरे में, कैसी अजीब सी आवाजें थी। मैं जितना सोचती मुझे खुद पर रोना आने लगता। मैंने क्यों एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया अपने बेटे के लिए जो इसे वो खुशी नहीं दे सकी जो शोहर का हक होता है। मैंने क्यों सिर्फ हुस्न को तरजीह दी। काश मैं ये भी देख लेती कि किस लड़की का क्या किरदार है। मैंने सिर्फ इसकी बज़ाहिर खूबसूरती को देखा और अपना दिल हार बैठी। सोचा था मेरा नर्म रवैया और प्यार मोहब्बत पाकर वो लड़की मेरे घर में खुशी से रहेगी, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे ये दिन दिखाएगी। अगली रात को वो आवाजें मुझे दोबारा से सुनाई देने लगी। अब तो मेरा दिल बिल्कुल ही बेचैन सा हो गया। मैं कमरे से बाहर आई। आवाजें फिर से मेरी बहू के कमरे से आ रही थी, लेकिन ये मेरे ज़ब्त की शायद आखिरी हद थी। मैंने अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था, ना ही वो आवाजें बंद हुई थी। मैंने इस बार दरवाजा जोर से धड़धड़ा दिया। दरवाजा अब भी नहीं खुला था। अंदर से मेरी बहू की आवाज आई कि कौन है।
میں نے کہا دروازہ کھولو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی کہ وہ کس قدر ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجھے 100% اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کمرے میں کون ہے؟ دروازہ کھولو ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں بہت صبر کر چکی تھی لیکن یہ سب اب برداشت سے باہر تھا۔ جو حرکتیں وہ کھلے عام کر رہی تھی، اس نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا۔ اسی سفید نائٹی میں ملبوس تھی، لیکن وہ جس حلیے میں تھی اسے دیکھ کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میری نظر اس کے کمرے کے اندر پڑی تو میری روح فنا ہو چکی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا مجھ پر لرزہ طاری تھا، میں تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ مجھے اتنی شدید سردی لگ رہی تھی کہ میں بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ مجھے اپنی ہوش نہ تھی۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو میرا مجھے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے بخار کی نقاہت کے باوجود اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے چھو مت، میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے، مجھے تم سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ جاؤ یہاں سے، میرے کمرے سے بھی باہر چلی جاؤ اور میرے گھر سے بھی باہر نکل جاؤ۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا میں اسے نفرت ہی کر سکتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی آپ کو اس وقت بہت تیز بخار ہے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں چلی جاؤں گی۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ مجھے واپس میکے ہی لوٹنا پڑے گا۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بمشکل اپنی سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور حارث کو فون کر دیا۔ میں نے ساری اسے بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں، میرا کام ختم ہو چکا ہے، میں بس چند دن تک واپس آ رہا ہوں، میں اسے اس گھر سے اپنی زندگی دونوں سے باہر نکال دوں گا۔ لیکن ابھی آپ اسے کچھ نہ کہیں کیونکہ آپ اس وقت بیمار ہیں اور آپ کا اکیلے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ چند دن بالکل خاموشی سے گزارے تھے میں نے۔ حارث واپس آ چکا تھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج میری بہو حارث کی آمد پر بہت خوش تھی۔ اس نے کپڑے بھی اچھے پہن رکھے تھے اور تیار بھی تھی، لیکن حارث نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ سیدھا مجھ سے آ کر ملا تھا، کھانا بھی میرے ساتھ کھایا اور رات بھی میرے ہی کمرے میں رہا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں کل ہی اس لڑکی کو واپس اس کے میکے بھیج دوں گا، مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو اس قسم کی نازیبا حرکتیں کرتی ہو۔ اس دن جب میری بہو نے دروازہ کھولا تھا تو اس کی سفید نائٹی خون سے لال ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ جب میری نظر کمرے کے اندر پڑی وہاں 2 کالے رنگ کی مرغیاں کٹی مری پڑی تھیں، دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھی اور ان کا خون پورے فرش پر پھیلا ہوا تھا، اور وہ ایک پتلا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ نہ جانے وہ کون سے کالے عملیات کر رہی تھی اور وہ دبی دبی چیخوں کی آوازیں بھی انہی مرغیوں کی آتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلے روز میرے بیٹے نے میرب سے کہا کہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ شادی کی رات ہی اس نے اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیا تھا کہ اسے چند ماہ کا وقت چاہیے، اور اس آڑ میں وہ نہ جانے اس کے گھر پر مرغیاں کہاں سے لا لا کر بے دردی سے کاٹ رہی تھی، اسے اس کا خون اپنے کپڑوں پر لگا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بانجھ پن کا علاج کر رہی تھی۔ مجھے اس عامل نے یہی کہا تھا کہ بنا کسی کو کچھ بتائے مجھے 90 دن تک وہ کالی مرغیاں کاٹ کر اس کے خون سے نہانا ہے تاکہ میرا شوہر جب میرے قریب آئے تو میں صاحب اولاد ہو سکوں۔ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی، وہ یہ کہ میں پہلے بھی شادی شدہ تھی اور مجھے اولاد نہ ہونے پر طلاق ہو گئی تھی۔ پھر ہم وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ میرے والدین میرا علاج کروانا چاہتے تھے لیکن بیچ میں ہی آپ کا رشتہ آ گیا۔ آپ لوگوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وقتی طور پر بری بن کر اپنا امر پورا کر لوں جو اس دن پورا ہو چکا تھا جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ مرغیاں کہاں سے آئیں؟ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی مجھے چپکے سے روز دے کر جاتا تھا۔ میں نے آپ سے اپنا رویہ اس لیے ایسا رکھا تاکہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھ سکیں۔ سچ جان کر میں چپ ہو گئی تھی۔ میرا بھارت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ محبت تو وہ اس سے کرتا تھا اس لیے اسے معاف کر دیا۔